हेलो एवरीवन। एसएसटी में सिविक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज स्टार्ट करेंगे। ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। सेम तरीके से इस भी चैप्टर के 3 या 4 लेक्चर आएंगे, तो इसको केयरफुली आप फॉलो करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है, इसको सिविक्स को हम पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, ये सोसाइटी फंक्शन कैसे करती है और किन लोगों के द्वारा इस सोसाइटी के ऊपर गवर्न किया जाता है, वो एक साइंस का ही एक तरीके से ब्रांच है, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, या आप इसको सिविक्स बोलते हैं। ये जो फर्स्ट चैप्टर का नेम है इसका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा इसका मतलब होता है द सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री। सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि ये किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून है, सर्वोपरि कानून है, इसके ऊपर किसी की भी नहीं चलती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि हमारे कंट्री का भी है, इंडिया का भी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा क्लास 7th में जब थे आप लोग, ठीक है, क्लास 7th में थे, तो वहाँ पे हमने जो हिस्ट्री हमने पढ़ी थी कि इंडिया पे अलग अलग डायनेस्टी के, हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, हमने खलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। लेटर वाले चैप्टर्स में क्लास 6 की अगर बात करें तो अशोका के बारे में पढ़ा है, समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा है। यानी अलग अलग डायनेस्टी के जो लोग थे वो बेसिकली क्या थे, या तो राजा थे, नहीं तो बादशाह थे। वो जो है इंडिया के ऊपर में शासन कर रहे थे। उसके बाद जब क्लास 8 में जब आप आए, तो आपने ये पढ़ा, अब वो जो हिस्ट्री की बुक थी या हिस्ट्री का जो सिलेबस था वो चेंज हो गया, उसको आपने बोला क्या? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, MIH। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या पढ़ा आपने? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपने ये पढ़ा कि मुगल्स ने इंडिया में कैसे अपना रूलिंग जो है इस्टेब्लिशमेंट किए दिल्ली के ऊपर, फिर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कैसे कंट्रोल किया। उसके बाद आपने ये पढ़ा कि कैसे जो ब्रिटिशर्स किसी अलग कंट्री के लोग हमारी कंट्री पे आकर के ही शासन करने लगे धीरे धीरे, अचानक से ऐसा नहीं हुआ। अभी लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी 1757। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764 आपने पढ़ा था, दो पढ़े थे ना। तो ये दो ऐसे वॉर थे जिसके द्वारा अंग्रेजों ने अब ये बिल्कुल ही प्लानिंग कर ली थी कि इंडिया नामक कंट्री से अब हमको केवल ट्रेडिंग तक नहीं सीमित रहना है, इस पे हमको क्या करना है, होली कंट्रोल कर देना है। तो इसके बाद में जो बैटल ऑफ बक्सर था, आपको याद है ना, मुगल बादशाह जो थे उनके साथ अंग्रेजों ने एक संधि की थी, एलियंस किया था, जिसको बोलते हैं इलाहाबाद एलियंस। जस्ट इसके एक साल बाद में ही 1765 में 1765 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी साइन करी, किसके साथ में? एलियंस साइन किया मुगल बादशाह के साथ में। और उन्होंने मुगल बादशाह से 3 स्टेट की टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी अपने पास ले ली थी। उसका नाम क्या था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनकी दीवानी ले ली थी। इसके बाद में ही वेरी फर्स्ट 1771 1771 का वो साल था कि अंग्रेजों ने इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया एक कानून इंडिया के ऊपर लागू किया, जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। चैप्टर में मिलेगा आपको, अभी है नहीं, नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको मिलेंगे। इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट्स, इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। तो अब ध्यान रखिए, अब यहां से जो है, अब जब देखिए, जब भी कानून की बात होती है तो कानून कोई, जब भी कानून बनता है ना, तो राजा कानून नहीं बना सकता है। कानून बनाने के लिए सोसाइटी में रहने वाले लोगों की असेंट की जरूरत पड़ती है, उनके सहमति की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये कानून बना कहाँ पे? ब्रिटिश में। ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर। चूंकि उनका जो पार्लियामेंट है ब्रिटिश वाले का, एक सिटी है वेस्ट मिनिस्टर में, वहीं है, इसीलिए उसको, उनके पार्लियामेंट को बोलते हैं वेस्ट मिनिस्टर्स। तो उस पार्लियामेंट में एक कानून बना जिसको बोलते हैं RA रेगुलेटिंग एक्ट 1771। ये फर्स्ट कानून बना था। इसके बाद में कानूनों की झड़ी लग गई। अब ये कानून क्या होता था, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में इस पे चर्चा होता था, फिर वहाँ के लोग उस पर वोटिंग करते थे, फिर वहाँ के जो राजा थे उस पर सिग्नेचर करते थे कि ये कानून जो है इंडिया के ऊपर में लागू होगा। तो अभी मैं बैकग्राउंड समझा रहा हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी या क्यों आन पड़ी। तो 1771 में पहला कानून बना।
इसके बाद में इन्होंने 4 चार्टर एक्ट बनवाए। पहला बना इनका 1791 में, दूसरा चार्टर बना इनका 1813 में, तीसरा चार्टर बना इनका 1822 में, सॉरी 22 में, और चौथा इनका चार्टर बना था 1853 में। ये आप केयरफुली देखेंगे, नियर अबाउट 20 ईयर्स के अराउंड में इन्होंने चार चार्टर एक्ट बनाया। चार्टर एक्ट का मतलब होता है अधिकार पत्र की। ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उन्होंने इनसे परमिशन ले लिया कि हम इंडिया के साथ, भैया देखो ट्रेडिंग करने का हमें राइट दे दो, इंडिया के साथ जो हम करें आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो इसको चार्टर एक्ट बोलते हैं। तो ये अभी चार्टर आते थे ना, एक तरीके से एक कानून ही था। कानून का मतलब अगर किसी पेज में कोई चीज़ लिखी है, जैसे आपके भी क्लास में इंस्ट्रक्शन आता है कि आपकी इतने बजे से क्लास चलेगी, इतने टाइम से ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इतने टाइम छुट्टी होगी, इस टाइम में असेंबली होगी, वो मानना पड़ता है हमको, टीचर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी। सेम तरीके उसको एक तरीके से बोल सकते हो कानून है, स्कूल के द्वारा बनाया गया कानून। सेम तरीके से पार्लियामेंट्स भी कानून बनाती है। अब वो कानून जो है गवर्नमेंट को और वहाँ रहने वाले सिटीजन्स को मानना पड़ता है। तो अब ये जो कानून बने, चार चार नहीं पांच हो गए आपके, ध्यान से देखिए। फर्स्ट बना 71 में, दूसरा 91 में, तीसरा 1838 1813 में, उसके बाद 1833 और 1853 में बना। उसके बाद में क्या हुआ कि 1857 में हमारे इंडियंस ने क्या कर दिया, इनके खिलाफ बगावत कर दी, रिवॉल्ट कर दिया। अभी आगे पढ़ेंगे आप हिस्ट्री में, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जब उन्होंने रिवॉल्ट किया, तो रिवॉल्ट कर दिया कि भैया अब हम अब बस की बात नहीं है, आप अंग्रेजों को सेना, आप हमारा देश छोड़ के जाइए। उन्होंने बगावत कर दी। तो ऐसा किया तो फिर अंग्रेजों ने अपना रूलिंग टाइट किया, और रूलिंग सबसे खतरनाक कानून बना दिया। पता है कब वो बनाया? कब? 1861 में। अब डायरेक्टली ये घोषित कर दिया कि इंडिया में जितनी जमीन अंग्रेजों ने कब्जा की है वो से ब्रिटिश गवर्नमेंट की है। अब सोच लो। अब ये चलता रहा 61 से, ये चला 1947 तक। 1947 तक इस बीच में 1947 तक इस बीच में हमारे इंडिया में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पैदा हुए। उन्होंने भी देखा कि यार ब्रिटेन जो देश है वहाँ पे भी तो एक अलग गवर्नमेंट है, उनका एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, भले लिखा नहीं है, कानून से चलते हैं। तो उन्होंने डिमांड करी कि यार बहुत हुआ, अब हमको अब फ्री कर दीजिए, हमको फ्रीडम दे दीजिए, और हमको भी अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका दे दीजिए। अब वो मौका मानने के चक्कर में 1928 में जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है ना आपने? उनके पापा थे, उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पापा का नाम था मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने 2-3 लोगों के साथ मिल के ही 1928 में सबसे पहले जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाया था कि जब हम आज़ाद होंगे तो हमारी कंट्री इस टाइप की होगी। लेकिन अंग्रेजों कहाँ सुननी थी। फिर जो है धीरे धीरे करते करते कैसे कैसे हम आज़ाद हो गए 1947 में। इससे पहले भी अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा कानून बनाया था 1935 में। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसमें उन्होंने बोला था कि जो ये इंडिया कंट्री है इसका रंग रूप कैसा होगा। तो अब ये हुआ, तब तक ये 47 में हम आज़ाद ही हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसके बीच में ना, ये जो टाइम था इसके बीच में इतनी बार अंग्रेजों से मांग की गई कि हमको भी कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमको भी। जैसे बच्चे लोग घर पे नहीं हंगामा करते हैं कि हमको साइकिल चाहिए तो पढ़ने नहीं जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पे भी चल रहा था। करते 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 मांग करते करते अंग्रेज जो है साले विवश हो गए, देश छोड़ के गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो यार, अपने देश पे तुम ही शासन करो। तो उन्होंने 1946 में एक मिशन भेजा था, उसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। अब वो कैबिनेट मिशन आई, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जिम्मेदारी इंडियंस के ऊपर में दे दिया। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आया? अब कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? सुप्रीम लॉ होता है किसी कंट्री का। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि 46 से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया गया लिखना, और 1949 तक ये कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। 26 नवंबर का वो दिन था, ठीक है ना? 26 नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन लिख के रेडी हो गया था। लेकिन इसको लागू किया गया कब? अगले एक महीने के बाद, यानी 26 जनवरी को। 26 जनवरी। अब ये 1949 के बाद क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो 1950 में इसको लागू किया गया। कहा गया कि ठीक है, हम एक महीने का समय लेते हैं, इसको समझेंगे, पढ़ लिख के लेंगे इसको ज़रा,
क्योंकि 2 साल से ज़्यादा समय लगा था इसको लिखने में, तो बहुत सारी चीज़ें समझनी भी थी। 1 महीने का टाइम लिया गया और 26 जनवरी को लागू किया गया। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया, तो देखा ही गया, ताज्जुब की बात ये थी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बोल सकते हो, लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन था पूरी दुनिया का, और आज भी है। लॉन्गेस्ट रिटेन इसलिए क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया हाथ से। ब्रिटेन जो है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चलता है वो लिखा नहीं जाता है, जो राजा आप बोलते हैं वो बात मान लिया जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। अमेरिका में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे मात्र 13 से 14 आर्टिकल्स हैं बस। हमारे वहाँ 395 आर्टिकल्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 12 स्केड्यूल्स थे। अभी सब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन विशेषता, मतलब बता रहे हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कम, आप ये समझ लो कि 395 आर्टिकल्स के लिए यानी 500 से 700 पेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अपने। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में। और ये क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स है जिसके द्वारा जो गवर्नमेंट को ये बोला जाता है कि आप इसी मेथड के थ्रू जो है कंट्री को रूल करेंगे, और ये अपनी कंट्री का, अपने लैंड का सुप्रीम लॉ भी है। ये कम इनटू इफेक्ट कब आया? 26 जनवरी 1950 को। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करता है। वो प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल लाइक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब कि अभी तक भैया आप बाहरी थे, दूसरे देश के आके हमारे देश पे शासन किया, अभी तक हमारे जो शासक थे वो राजा थे कहलाते थे, नहीं नवाब कहलाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, इसको चेंज करना है। अब होंगे हम क्या? डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पे काम करेंगे। मतलब कि हमारे ऊपर जो शासन करेंगे, जिनको भी करना है, उनको कुछ सर्टेन टाइम के लिए हमें लोग वोट दे के उनको चुनेंगे, वो शासन करेंगे। हमें मन करेगा तो अगली बार उनको हटा देंगे, मन करेगा उनको रखे रहेंगे। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। दूसरा जो प्रिंसिपल था इसको बोलते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब कि हमारे समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं ना, सबकी हम अच्छे से क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे, किसी के पास जो है भेदभाव नहीं करेंगे, सबको इक्वल्स राइट देंगे। इसको बोलते हैं सोशलिज्म। थर्ड था, उसको बोला हमने सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, तो हम एज ए इंडियन कंट्री, हमारी कंट्री का कोई सरकारी धर्म नहीं होगा, ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं होगा। हमारी कंट्री में जितने भी धर्म के लोग रहेंगे, सारे धर्मों का हम सम्मान करेंगे और सारे धर्मों का सपोर्ट करेंगे। किसी एक का नहीं करेंगे, किसी एक को बढ़ावा नहीं देंगे। बढ़ावा देना है तो सबको करेंगे, नहीं करना है तो किसी को नहीं करेंगे। यानी इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। समझ गए? 3 प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ना, अब इसको लिखने में, अब इसके जो जैसे स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं ना, वैसे ही जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो 1-2 लोग नहीं थे, वो थे 289 पीपुल्स। अब 289 पीपुल्स में जो हेड थे सबसे ज़्यादा, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोला जाता है, क्योंकि पिता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख के तैयार हुआ तो उसका एक कवर पेज है। जैसे आप सिविक्स पढ़ रहे हो तो सिविक्स बुक का कोई कवर पेज होगा ना, वैसे ही ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कवर पेज है। पता है क्यों ट्रायंगुलर है? ये देख रहे हो ना, ट्रायंगुलर शेप में 3 एजेस क्यों हैं इसके? वो इसलिए हैं कि हमें ये बोला गया कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी उसमें सेपरेशन ऑफ पावर होगी। मतलब कि जो भी पावर है ना, वो 3 लोगों में डिवाइड करिए। पहले को बोलिए आप लेजिस्लेचर, एल। लेजिस्लेचर अपने क्लास 7 में, सिविक्स में मैंने बताया था इसको। लेजिस्लेचर का मतलब कानून बनाने की जिम्मेदारी इनके पास दीजिए। दूसरी बॉडी को नाम दिया गया एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब कि कानून बन गया, इसको लागू कराने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। तीसरा, अगर इन दोनों लोगों में कोई बवाल हो गया, लड़ाई हो गई, तो उसको निपटाने के लिए तीसरी बॉडी बना दी गई जिसको बोलते हैं जुडिशरी। तो 3 बॉडी है ना, 3 लोगों में पावर सेपरेट किया गया है। इसीलिए जो कवर पेज में देख रहे हैं ना, एक ट्रायंगल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 3 जो है आपके क्या हैं? वर्टेक्स हैं, कोर हैं, तरीके से बोल सकते हैं। और बीच में ये हमारा क्या है? इनेम्बल है। इनेम्बल में समझते हो ना, अशोक चक्र, अशोक चिन्ह सॉरी। और ये लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इसका कवर पेज था। जब इसका फर्स्ट पेज ऐसे ओपन करते हैं तो क्या मिलता है? विषय सूची मिलता है। वैसे जब हम ओपन करते हैं तो ये विषय सूची मिलता है, ये विषय सूची बोलते हैं। तो ये फर्स्ट भाग में क्या होगा, सेकेंड भाग में क्या होगा, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है, सिक्स में क्या है, और ये फिर से वो कवर अप पेज है। ठीक है, अब बात ये आती है कि भैया किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है?
ब्रिटेन भी तो एक देश है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा है। तो किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर डिबेट है। हम भी पढ़ते हैं 2-3 इसके फेवर में पॉइंट्स। पहला बात ये, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही वो एक डॉक्यूमेंट है जो सर्टेन आइडिया देता है। जैसे अभी पढ़ा ना कि 3 हमारे जो फंडामेंटल जो है बेसमेंट है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे बोला गया, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि हमारी कंट्री क्या होगी, डेमोक्रेटिक होगी, तो हम मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया हम सेकुलरिज्म है, और उसी में बोला गया हम सोशलिस्ट हैं, तो हम मान रहे हैं। तो वो सर्टेन आइडिया दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब जैसे मैं बोलूँ कि आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो हिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या पढ़ाऊंगा? या सिविक्स पढ़ाऊंगा तो क्या पढ़ाऊंगा? आपके पास अगर बुक में लिखा हुआ है कि पहला चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है, तो मेरी मजबूरी बन जाएगी ना वही चैप्टर पढ़ाना है। ऐसे तो रैंडमली तो कुछ भी पढ़ा दूंगा। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कंट्री के जो रूलर होंगे, अब उनको मनमानी नहीं करने देगा। जो लिखा है भाई वही करिए, अगल बगल दाएं बाएं आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये सर्टेन आइडिया देता है। सर्टेन जब आइडिया देगा तो ये बेसिस बनाएगा कि कंट्री किस टाइप की होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि देश का मालिक राजा होगा, तो उसको बोलेंगे मोनार्की। अगर लिखा है कि लोगों के द्वारा चुना जाएगा, तो उसको डेमोक्रेटिक। तो यही तो बता रहा है कि ना कंट्री कौन से काइंड की है। और ये बताता है कि जो सिटीजन्स हैं इस कंट्री में, जिस कंट्री में वो सिटीजन, जिस कंट्री के सिटीजन हैं, वो किस प्रकार के सोसाइटी को या गवर्नमेंट को चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वो डिफाइन करता है। दूसरा, ये हमारी सोसाइटी के फंडामेंटल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप कहीं भी घूम सकते हैं क्या, कोई भी व्यापार कर सकते हैं क्या, सरकार को गाली दे सकते हैं क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं क्या? तो ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी। कि मतलब क्या कर सकते हैं, क्या मनाही है। जैसे अपने इंडिया में सब कुछ फ्री है, कर सकते हैं कुछ भी। चाइना में, वो एक कंट्री लेकिन नहीं है वहाँ पे, चाइना में गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलिए, अगले उसी टाइम 5 मिनट के अंदर आपको जेल में डाल देंगे। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, हम उनके खिलाफ कुछ भी बोलिए। नॉर्थ कोरिया पहुंचिए, वो भी एक कंट्री है, वहाँ कुछ बोलिए किम जोंग उन को, आपको तोप के सामने बैठाएंगे, एक बटन दबाएंगे, आप उड़ जाएंगे आसमान में। इंडिया में आप मोदी जी को, प्रेसिडेंट को गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि एवरी इंडियन हैज राइट टू फ्री एवरी इंडियन हैव राइट ऑफ फ्री ऑफ स्पीच। कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी का आप बेइज्जती कर देंगे, पीट भी सकते हैं आपको लोग। तो इससे बच के। थर्ड, ये हेल्प करता है सेट अप रूल्स और प्रिंसिपल, जिसके जिसके बेसिस पे जो जितने भी पर्सन होते हैं एग्री होते हैं। अब इसमें वो सारे रूल्स लिखे होते हैं कि मतलब सिटीजन्स, रहने वाले लोग एग्री हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट को हम ये राइट दे रहे हैं और ये कंट्री के ऊपर गवर्न किया जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या बेनिफिट है इससे? बेनिफिट ये है कि एक आल्सो एक एग्रीमेंट होता है कि सर्टेन आइडियाज़ का, जिस पे जो है कंट्री को बिलीव किया जाता है कि शुड बी अपहोल्ड, कंट्री को चलाया जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि इंडिया जो अपनी सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन का मतलब इंडिया के देश में, इंडिया के इंटरनल मामलों में अगर कभी लड़ाई हो गई, तो किसी दूसरे देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी सेना भेज के हमारे कंट्री के ऊपर में कुछ करेगी। हम किसी भी देश के बात को मानने के लिए, मानने से स्वतंत्र हैं, हम नहीं मानेंगे। ठीक है ना? तो सॉवरेन है हम, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ये डिफाइन किया गया सारा चीज़, एग्रीमेंट है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में। एग्जाम्पल लिया गया है एक कंट्री का। एक कंट्री थी नेपाल, आपका पड़ोसी देश है, नॉर्थ साइड में पड़ता है इंडिया का। तो ये वहाँ पे, अभी नहीं, 2008 से पहले वहाँ पे उस कंट्री के जो मालिक थे, एक राजा हुआ करते थे। जहाँ राजा मालिक होते हैं उसको बोलते हैं मोनार्की। तो ये रिफ्लेक्ट करती थी फाइनल अथॉरिटी। फाइनल अथॉरिटी का मतलब कि जो भी फाइनल डिसीजन लेना कौन लेता है भाई? किंग लेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अब वहाँ लोगों ने बहुत सारी दिक्कतें होती थी। अब राजा के खिलाफ कुछ बोलिए, कुछ गलत काम करिए सॉरी, तो वो राजा आपको पनिशमेंट करते थे। तो लोगों ने क्या किया, वहाँ पे थोड़े से हंगामे किए, स्ट्राइक किए, बैनर पोस्टर दिखाए। फिर गवर्नमेंट, राजा ने त्यागपत्र दे दिया, और वहाँ पे क्या बन गई, डेमोक्रेसी बन गई। अब डेमोक्रेसी बन गई तो सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी बनी तो बताओ भैया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा होगा, तो उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं ना, राजनेता, वो अपनी पावर का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं। ठीक है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं कि लोगों का जो विश्वास है उठ ना जाए। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हैं कि चुनाव लड़ेंगे भैया तो 5 साल के लिए तो रहेंगे पावर में, लोगों के विश्वास के खिलाफ काम करेंगे
तो अगले साल लोग आपको वोट देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। ग्राम प्रधान हो, विधायक हो, सांसद जी हो, कोई भी हो, तो वो उनको लोगों के बिलीव पे ही काम करना है, तभी वो जीत पाएंगे, बने रहेंगे। तो यही पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करता है। नेक्स्ट ये कि जितनी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी रूल्स बनाता है ना, ये गार्ड होता है, बॉडी गार्ड समझते हैं ना, ये हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये हमको सुरक्षा प्रदान करता है, किसके द्वारा? कोई भी अगर पावर का, अथॉरिटी का मतलब पावर, शक्ति होता है, मिसयूज ना कर पाए, उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, किसके द्वारा? पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। अब जैसे कि हमें कुछ राइट्स दिए गए, जैसे हमारा राइट्स है कि हम कहीं भी घूम सकते हैं इंडिया में, ठीक है, और गवर्नमेंट कल ये नियम बना दे कि भैया आपको घर से बाहर रोड तक नहीं निकलना है बेवजह का, तो ये तो वही बात हो गई, नहीं, हमारे राइट्स को गवर्नमेंट छीन रही है। तो ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। तो इसके ऊपर मिसयूज के अथॉरिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, बोलेंगे कि देखिए गवर्नमेंट जो हमको ऐसा ऐसा कर रही है रहने के लिए, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब में लिखा गया कि हम कहीं भी घूम सकते हैं, तो गवर्नमेंट का जो नियम बनाया था ना, वो रद्द हो जाएगा तुरंत, सुप्रीम कोर्ट के बोलते ही। इसलिए वो मिसयूज जो है नहीं कर सकते। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या करता है, हमारे राइट्स को एक बॉडीगार्ड की तरह से रिएक्ट करता है, हमको गार्ड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में। तो इंश्योर करने के लिए जो भी डोमिनेंट ग्रुप है, डोमिनेंट ग्रुप का मतलब कि जैसे कोई भी देश होगा तो हो सकता है वहाँ पे बहुत, जैसे इंडिया की बात करें तो 75% इंडिया में हिंदू हैं, बाकी जो है आप ये देख लो कि 10 से 12% मुस्लिम है। तो डोमिनेंट ग्रुप कौन है? हिंदू हैं। और माइनॉरिटी ग्रुप कौन है? जिनकी संख्या कम होती है उनको माइनॉरिटी बोलते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है इनको डोमिनेंट बोलते हैं। तो डोमिनेंट से इन माइनॉरिटी को भी सुरक्षा दी गई है कि ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग मुस्लिमों को दबा देंगे, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी, यानी माइनॉरिटी के लोगों के भी क्या राइट्स होंगे, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ओके, होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। ओके, थैंक यू।